हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के लिए जो NSTSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स का पोर्शन 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ 5 क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के भी होते हैं। ठीक है, तो टोटल 25 और 5 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ़ 5 + 2 √ 6 raised to x² - 3 + 5 - 2 √ 6 raised to x² - 3 is equal to 10, then find the value of x। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से पुट करना इजी रहता है, तो मैं x की जगह पे यहाँ पहले ऑप्शन ए ट्राई करता हूँ। मैं 2 रख के चेक करता हूँ। तो देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 और -3 है, यानी कि 5 + 2 √ 6 का पावर क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। x की जगह पे मैं एक बार 2 रखता हूँ और -2 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4, -3 = 1। यहाँ भी वही का वही। तो मुझे क्या मिलता है वहाँ पे कि 5 + 2 √ 6 + 5 - 2 √ 6, ये 5 + 2 √ 6 था, बीच में प्लस और 5 - 2 √ 6, तो ये 2 √ 6 कैंसिल हो जाएगा और 5 + 5 10, जो कि हमें RHS मिल गया। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। पर अगर मैं बाकी ऑप्शन चेक करूँ तो उसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, यानी अभी भी हमें √2 and -√2 चेक करना है x की जगह पे रख के। अब देखो x² - 3 है, अगर मैं √2 रखूँ उसकी जगह पे, ठीक है, √2 का स्क्वायर -3, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 = -1। इन शॉर्ट जब भी √2 रखूंगा मैं तो 5 + 2 √ 6 के पावर में क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि ये 1/5 + 2 √ 6 होगा। सिमिलरली अगर मैं -√2 भी रख दूँ, अगर देखो यहाँ पे ये माइनस रख दूँ तो भी ये 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, यानी इसका भी पावर क्या आएगा -1 ही आएगा। तो हमें कुछ इस तरह से फॉर्म मिलेगा। देखो x = √2 रखूँ या x = -√2 रखूँ, ठीक है, दोनों में एक ही रिजल्ट मिलता है। 1/5 + 2 √ 6 हो जाएगा और ये 1/5 - 2 √ 6। तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो 5 - 2 √ 6 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 5 + 2 √ 6, नीचे a + b, a - b का यहाँ पे a² - b² हो जाएगा। a² हो जाएगा 25 और b² क्या है 2 √ 6, तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 4 6 = 24, 2 √ 6 अगेन कैंसिल हो जाएगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 और नीचे 1। तो इसका आंसर भी क्या मिला 10 मिला, यानी कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ सैंड इन अ सिलेंड्रिकल बॉक्स ड्रॉप्स 3 इंचेस व्हेन 1 cubic foot of the sand is poured out. What is the diameter in inches of the cylinder? हमें इंचेस में पूछा है, तो सारे जो यूनिट है हमें इंचेस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। 1 cubic फुट कितना होता है इंचेस में, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है, वो 12 इंच होता है। ओके, अब हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आपको वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी एक चीज़ में से क्वांटिटी दूसरे में जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है और एक क्यूब है, तो इसमें से कोई भी क्वांटिटी हम इसमें, मान लो पानी है जो स्फीयर में भरा हुआ है, उसको हम फिर किसी भी क्यूबिकल कंटेनर में डालते हैं, तो वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल ही रहता है। ठीक है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, भले उसका शेप चेंज हो जाए ऊपर से, पर क्वांटिटी तो वही की वही ही रहती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि हम सिलिंड्रिकल बॉक्स में से कुछ हम क्यूबिक फुट में डाल रहे हैं, ठीक, क्यूब में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बॉक्स है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ 1 cubic फुट के बराबर है। आप एक क्वांटिटी किसी चीज़ में से लेकर दूसरे में डाल रहे हो, तो दोनों का वॉल्यूम ऑलवेज सेम होता है। तो देखो सिलिंड्रिकल बॉक्स का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का हमारा πr²h, और वॉल्यूम ऑफ 1 cubic फुट, ठीक है, यानी कि a³ फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 1 cubic फुट लिखा है, इसलिए 1 1 और 1 लिखा है मैंने। अब देखो ये जो इस सिलिंड्रिकल बॉक्स की जो हाइट जो ड्रॉप होती है वो 3 इंचेस होती है, ठीक है, और यहाँ पे फुट में दिया हुआ है, तो ये मैंने फुट में ही लिखा हुआ है। अभी भी हमें सारे यूनिट इंच में कन्वर्ट करने होंगे। तो πr² सिलेंडर की हाइट है 3 और ये 1 फुट = 12 इंचेस होता है, तो इसे हम कट कर देंगे 3 4 ज़ा। अब देखो पाई की यहाँ पे वैल्यू मत रखो, क्योंकि ऑप्शन में हमें पाई दिया ही हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम नहीं रखेंगे। तो r² = क्या हो जाएगा 4 × 12 × 12 डिवाइडेड बाय पाई, पाई जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें r क्या मिलेगा स्क्वायर रूट में, ये जो 4 है उसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 बार जो 12 है उसका, यानी 12 2 = 24 डिवाइडेड बाय रूट पे। अब ये तो रेडियस मिला, हमें पूछा है डायमीटर, तो इसका डबल कर दो, 24 2 क्या हो जाएगा 48/√5। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन 3 देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एक्स रेस टू 2017 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो देखो आपके ये सेकंड चैप्टर से बेसिक से कॉन्सेप्ट है, जो रिमाइंडर थ्योरम है उससे। जब भी हमें रिमाइंडर निकालता है हम क्या करते हैं, x माइनस 1 के बराबर 0 ले लेते हैं, कोई भी पोलिनोमियल से डिवाइड करना हो वगैरह करना हो तो x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, फिर हम उसमें ये जो भी पोलिनोमियल होता है उसमें हम पुट कर देते तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखो 1, देखो ये 1 यहाँ पे पहला वाला, अब x की जगह पे मैंने 1 रखा, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर यहाँ पे हमें दिया नहीं है इसलिए, क्योंकि किसी का भी पावर नहीं लिखा होता है उसका मतलब 1 होता है। एक्स स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब 1/4 1/5 अप टू 1/2017। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है हमारे लिए। ठीक है, तो उसको वही रहने देते, इतने नंबर को देखते हैं। अगर मैं 1 का पावर 1 है, 1 का पावर 2 है, 1 का पावर 3 है, जैसे मान लो ये 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आता है 3। अगर ये 4 पावर तक दिया होता तो कितना आता है 4। 5 पावर तक दिया हुआ है 1 + 1 + 1 5 टाइम्स, तो उसका आंसर कितना आता है 5। तो ये पूरा जो है कितने पावर तक दिया हुआ है, 2017 तक दिया हुआ है। इसका मतलब ये 1 के पावर से शुरू करके 1 के पावर 2017 तक उन सब का एडिशन कितना होगा 2017। तो 1 + 2017 क्या होगा 2018, विच इज आवर आंसर। ऑप्शन सी 2018 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, x is equal to 7 + 4√3 and xy is equal to 1. What is the value of 1/x² + 1/y²? पहले तो ये जो क्वांटिटी हमें दी हुई है उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो हम y² को यहाँ पे लिख देते क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे ये x² y² हो जाएगा। तो यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, x² + y² ही करना है, क्योंकि xy तो हमें 1 दिया हुआ है, तो x² y² भी 1 ही होगा। तो हमें सिर्फ ऊपर की क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले x is equal to 7 + 4√3 दिया हुआ है, तो उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो y के बराबर यहाँ जो xy is equal to 1 दिया है, तो y के बराबर क्या होगा 1/x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 + 4√3। तो ये क्या हो जाता है, अगर इसे हम सॉल्व करते कुछ इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं, 7 - 4√3 से। ठीक है, तो ये a + b a² - b² दोनों हो जाएंगे, यानी कि ये कुछ हमें ऐसा मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 4√3 जो दिए हुए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 = 48। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 7 - 4√3/1, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो मुझे y क्या मिला 7 - 4√3। तो मुझे x ऑलरेडी दिया हुआ है 7 + 4√3, y 7 - 4√3। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो x² + y² इज इक्वल टू 7 + 4√3 होल स्क्वायर 7 - 4√3 होल स्क्वायर। तो अगर आपको पोलिनोमियल में अच्छे समझ में आता है तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि a + b का होल स्क्वायर है, बीच में 2ab आएगा, यहाँ पे बीच में -2ab आएगा, तो 2ab और -2ab ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ 7 + 4√3 के अलग अलग स्क्वायर निकालने बस। तो देखो कुछ इस तरह से होगा, 7² मैं लिख तो रहा हूँ पूरा, पर आप चाहो तो उसे स्टेप को स्किप कर सकते हो सीखने के लिए। ये पहले का हुआ सिर्फ। ठीक है, अब दूसरे वाले का a - b²। ओके, तो ये स्टेप तो ऑलरेडी कट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, ये भी 49, 98 प्लस 4√3 का ये होल स्क्वायर लेना है, सॉरी। ठीक है, तो 4 का 16 और √3 का 3 हो जाएगा 48। 48 इसका हो जाएगा, 48 इसका हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 96। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो 194 आंसर आता है 98 + 96 का। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12√5 + 2√55। पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देखता हूँ। ठीक है, फिर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखो 12√5 और 2√55 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, √55 है तो √11 × 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अंदर फैक्टराइज करके लिखा। अब दोनों में जो √5 है उसे √5 को कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा 12 + 2√11। ठीक है, बस इसे अभी तो यहीं तक रहने देते हैं इसे कि 12 + 2√11। अब हमें क्या कहा है कि इसका स्क्वायर रूट, ये जो सिंप्लीफाई करके हम लाए, ये इसका स्क्वायर रूट कहाँ होगा।
ए बी सी डी में होगा। तो यानी कि अगर थोड़ा उल्टा सोचे हम, तो ए बी सी डी में से किसी ना किसी का स्क्वायर ये होगा, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट, यानी ये जो ऑप्शन दिए उनका स्क्वायर होगा। तो हम एक एक करके चेक करते किसका स्क्वायर ये आता है जो हमने अभी सिंप्लीफाई किया भाई। तो देखो ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो 4th पावर 5 और ये जो √11 + 1 दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो √5 का जो 4th पार्ट है, यानी ऐसे करते हैं हम इसे 1/4, और उसका भी हमें स्क्वायर करने को कहा है, और √11 + 1 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2, तो ये √5 हो जाएगा। अब ये a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि 11 होगा √11 का, 2ab √2 × 11 × 1 + 1 स्क्वायर, ठीक है। तो √5, 11 + 1 क्या हो जाएंगे 12 + 2 √11। तो देखो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है, कि जिसका हमने स्क्वायर किया वो यही आना चाहिए था। मैंने उल्टा सोचा, इन्होंने कहा था स्क्वायर रूट निकालो, मैंने ऑप्शन में से निकाल के उनका स्क्वायर कर दिया, तो यही आंसर आना चाहिए जो सिंप्लीफाई था। अब मैं दूसरा एक करके देखता हूँ ताकि आपको चेक हो जाए। कोई भी एक ऑप्शन उठा के हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो देखो √4th √5 है, तो इसका मतलब तो यही होगा, यही आना चाहिए, और 1 + √5 का, क्योंकि हमने यहाँ पे लाया इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टेप ले लिया। ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 + 2ab + 5। तो देखो इसका क्या आएगा स्क्वायर, ऑप्शन बी का स्क्वायर आया 6 + 2 √5, जो कि इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप इसका भी चेक करोगे तो भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी का भी, ऑप्शन डी का भी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देन एरिया ऑफ ए बी एल, यानी कि ये जो ग्रे किया हुआ है, इज हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि x × एरिया ऑफ ए बी सी। अब देखो आप थोड़ा लॉजिक लगा के सोचोगे तो भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़ते हो उसी के ऊपर से। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे ये डी जो है मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल एरिया में डिवाइड होंगे दोनों, यानी कि एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है। ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, और वो दोनों ही किसके हाफ होंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, पूरे ट्राइंगल के हाफ होंगे। अब मैं इसकी बात करता हूँ एरिया ऑफ ए बी डी की। एरिया ऑफ ए बी डी में एल जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी डी, यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल नए बने, एरिया ऑफ ए एल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एल डी, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों इक्वल होंगे, और दोनों किसके हाफ होंगे, ए बी डी के हाफ होंगे, एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, उसके भी हाफ होंगे। अब मुझे किसका पूछा है, एरिया ऑफ ए बी एल, ए बी एल मीन्स ए एल बी, जो मैंने नाम अलग तरीके से लिखा है ए एल बी लिख दिया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी डी। अब एरिया ऑफ ए बी डी हम ऑलरेडी देख के आए कितना होता है, 1/2, तो वैसा का वैसा एरिया ऑफ ए बी डी की जगह पे हम क्या लेके आए, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो वही तो हमें मांगा है x, ये क्या है 1/4 ऑफ ए बी सी। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन 6 में ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, a + b³ + b + c³ + c + a³ -3 a + b b + c c + a, और a³ + b³ + c³ -3abc इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो कहने के लिए ये बहुत मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, पर हम करते हैं इसे अच्छे से। देखो कैसे, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल a के बराबर 0 ले लो, b के बराबर 1 ले लो, और c के बराबर 2 ले लो, ठीक है। इसे हम कर सकते हैं इस तरह से। तो a + b क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, b + c क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और a + c क्या हो जाएगा, 0 + 2 2। बस इतनी वैल्यू आ गया, हम अंदर पुट करते हैं। a + b क्या है, मेरे पास 1 है, b + c क्या है 3 का क्यूब, c + a क्या है 2 का क्यूब, -3 a + b 1 है, b + c 3 और c + a 2, ठीक है। तो a क्या था हमारे पास 0 का क्यूब, प्लस b क्या था 1 का क्यूब, और c है 2 का क्यूब, माइनस, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि a हमने 0 लिया तो स्टेप 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए ये 0 लिया था बाय द वे, क्योंकि इतना कैलकुलेशन कम हो जाए हमारे हिसाब से। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27,
2 का क्यूब 8, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 27 और 1 28 होंगे और 8 36 और 18, 1 + 8 9 हो जाएंगे, ये 18 बचेगा, 9 9 2 ज़ा 18 होगा। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। कोई भी नंबर लेके आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप 1 2 3 डाल के भी देख लो, आंसर आ जाएगा। पर 0 लेने का मेरा मतलब एक ही था कि जो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाए, पेपर ऑलरेडी लेंदी है, ठीक है। और हाँ, इसको आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, इसका क्यूब लगा के डायरेक्ट करना हो, x + y + z, x² + y² + z² - x - yz जो माइनस zx, जो आपके 9th में पोलिनोमियल में सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर जो फॉर्मूला दिए हुए, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज के पहले जो फॉर्मूला दिए हुए, उसके हिसाब से भी इसको सॉल्व करके किया जा सकता है। पर हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 5/2017 एंड 13/2017 डिवाइडेड बाय 18। अब देखो, आई थिंक ये 9th के लेवल पे तो नहीं है, पर इसके लिए एक रूल है, ठीक है। वो रूल कौन सा है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, इसके लिए याद रख लेना, a⁻n + b⁻n डिवाइडेड बाय a + b इफ n इज ऑड रिमाइंडर ऑलवेज 0। यानी कि ये जो n पावर है वो अगर ऑड होता है उसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। कब? जब देखो a और b हमारे लिए क्या है, a = 5 है और b = 13 और उनका पावर सेम है। तो a⁻n + b⁻n डिवाइड होते a + b से, तो देखो 5 + 3 13 कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में और उनका पावर अगर ऑड हो तो उनका रिमाइंडर ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। एक रिजल्ट है, इसे अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर ये रूल आपको ऐसे कोई और क्वेश्चन वगैरह आ जाता है तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चन को, लेकिन वो काफ़ी लेंदी होगा, आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। 5/1 + 13/1 करोगे तो डिवाइड होगा 18 से, क्योंकि ये 18 होगा। फिर 5/2 और 13/2 करोगे तो वो 18 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा। फिर 5³ और 13³ करोगे तो वो 18 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे पैटर्न बना के भी कर सकते हो, पर ये काफ़ी लेंदी मेथड है। उससे अच्छा है डायरेक्टली रूल याद कर लो कि ऑड होता है तभी 0 होता है, इवन होता है तो रिमाइंडर बचता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल SR, PQ यहाँ पे और SR यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों ही पैरेलल है। SQR 25 दिया हुआ है, QRT 65 और ये Y दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों जो एंगल है x और 25 और ये जो 65 दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 25 = 65 होगा। तो हमें x यहाँ से मिल जाएगा, 65 - 25, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। 6 5 में से 5 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे, 40। तो x हमें क्या मिल गया, 40। अब हमें y फाइंड करना है। ये सिंबल से हमें पता चल रहा है ये 90 राइट एंगल है, तो y हमें मिल जाएगा। ये तीनों का एंगल का एडिशन क्या होता है, 180। 90 और 40 कितने हो जाएंगे, 130। तो y क्या हो जाएगा, 50 होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, AD = BC दिया हुआ है और PQRS उनके मिड पॉइंट्स है ऑफ BA BD CD CA रिस्पेक्टिवली। तो P जो है वो BA का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BD, R जो है वो CD और S जो है वो CA का मिड पॉइंट। तो PQRS क्या बनेगा। तो देखो इस चीज़ को अच्छे से देखना कि P को है तो P को अच्छे से देखो, ये जो Q वाला पॉइंट है वो, अब किसी को भी हम एक को ले लेते हैं यहाँ पे, PS को देखो। तो PS है, अगर मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है 9 जो क्वाड्रेटर चैप्टर है उसमें, तो PS क्या हो जाता है, हाफ ऑफ BC हो जाता है, ठीक है। ये जो PS है और यहाँ पे ये। सिमिलरली आप QP देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD हो जाता है उसके मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। और उसी तरह से SR जो है, ठीक है, SR जो है वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे कौन बचा, QR, तो जो QR है वो हाफ ऑफ क्या हो जाता है, CB हो जाता है ये वाले के साथ। तो अगर आप देखो PS = यहाँ पे BC दिया हुआ है, ठीक है, QP यहाँ पे AD है, SR = यहाँ पे हाफ ऑफ AD है और यहाँ पे QR CB है। तो हमें ऑलरेडी AD और BC तो क्या दिए हुए,
सेम ही दी हुई है, यानी बी सी की जगह ए डी लिखो या कुछ भी लिखो सेम ही है, कुछ भी मतलब बी सी की जगह पे ए डी रखो या ए डी की जगह पे बी सी रखो, ये क्वांटिटी सारी की सारी सेम आ रही है। इसका मतलब ये सारे के सारी साइड्स कैसे है, इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सारे साइड क्या है, इक्वल है। और इक्वल किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं या रोम्बस में होते हैं। ठीक है, पर स्क्वायर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको सारे एंगल इक्वल होते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए ट्रेपेजियम में हमारा आंसर क्या होगा, इसका रोम्बस होगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में जब भी ये मिड पॉइंट से इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिए हुए होते हैं जॉइंट से, तो ऑलवेज आंसर हमारा क्या आता है, रोम्बस आता है। क्वेश्चन नंबर 11, AB is a chord of circle radius 4.3 cm. P is a point on AB which divides into two parts in the ratio 7:10. If P is a 2.7 cm away from the center, find the length of AB. अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा बहुत। मैं पहले एक कॉर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे AB, एक सेंटर ले लेता हूँ यहाँ पे O, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस ले लेता हूँ। रेडियस हमें कितना दिया है, 4.3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटर के थ्रू जो कोड के ऊपर जब भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो कॉर्ड को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, इतना याद रखना। कितने में कैसे डिवाइड करता है, इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, ये O से लेके यहाँ पर। अब यहाँ पे बोला है कि P कहीं पे पॉइंट है, अब P कहीं भी हो सकता है पॉइंट। ठीक है, तो मैं P यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये P जो है वो पॉइंट को AB कॉर्ड को 7:10 में डिवाइड करता है, यानी कि ये जो AP है वो मैं 7x मान लेता हूँ उसकी लेंथ के लिए। हम ऑलवेज लेंथ को ऐसे ही किसी भी वेरिएबल से मेजर कर लेते, सपोज कर लेते ये 7x है, ये वाला पोर्शन 10x है, तो PB कितना होगा, 10x होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो M है मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट M है, ठीक है, जो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी AM क्या होगा, पूरा जो AM है ये, तो वो क्या होगा 17x/2 होगा, क्योंकि 10 + 7 पूरी तो कितनी होगी 17x होगी, पर AM जो है वो भी 17x/2 होगा। वैसे ये जो BM है वो भी 17x/2 होगा। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक और चीज़ हमें दी हुई है, अब P जो पॉइंट है वो कितना है, 2.7 सेंटीमीटर अवे है, तो वो OP हमें दिया हुआ है 2.7। अब देखो मैं एक एक ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, O, M और A। ठीक है, तो OA है 4.3 है, OM हमें नहीं पता है, AM हमें पता चल गया अभी कितना है 17x/2। सिमिलर पैटर्न पे दूसरा एक ट्रायंगल हमने निकाला O, M और P वाला, उसमें OP कितना है 2.7, OM हमें नहीं पता है, पर PM हम PM निकाल सकते हैं। देखो AM पूरा 17x/2 है, AP सिर्फ 7x है, तो ये PM कितना होगा, तो हम वो माइनस कर देते, 17x/2 में से 7x हम माइनस कर देते, तो 2 7 = 14, 17x - 14x डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 3x/2, तो PM कितना हो जाएगा 3x/2, तो PM कितना हो जाएगा 3x/2। बस हमें चीज़ें मिल गई, अब हम यहाँ पे निकाल देते पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ये जो 90 है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है 4.3, बेस क्या है 17x/2 का स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की। देखो तो 4.3 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4.3 स्क्वायर माइनस 17x/2 स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर। बस इतना मैं इसे रख के छोड़ देता हूँ। अब दूसरे ट्राइंगल में उसी तरह से लिखो, तो उसमें क्या है 2.7 स्क्वायर इज इक्वल टू सेम तरीके 3x/2 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, तो 2.7 स्क्वायर पॉइंट माइनस ये इस तरफ आ जाएगा 3x/2 स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी एक इक्वेशन है जो OM के स्क्वायर के साथ है, यहाँ भी है वो, तो दोनों में OM को हम कंपेयर कर देते हैं। तो देखो क्या होगा 4.3 स्क्वायर माइनस 17/2, तो मैं उसको 8.5 लिख देता हूँ। ठीक है, और 2.7 माइनस ये 3x/2 है, 3/2 1.5 होता है 5x स्क्वायर। बस इसे बराबर लिख लिया, OM के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख लिया। अब मैं सारे नंबर वाले नंबर को एक तरफ ले जाता हूँ, तो
3 स्क्वायर माइनस 2.7 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखता हूँ 8.5x का होल स्क्वायर माइनस 1.5x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये आप 43 का स्क्वायर निकालो या ऐसा करो, तो उससे अच्छा a माइनस बी a प्लस बी कर दो, फटाफट खत्म हो जाएगा। 4.3 माइनस 2.7, 4.3 प्लस 2.7। सिमिलर तरीके से यहाँ पे करो 8.5 माइनस 1.5, इसके बाजू में x लिख दो, 8.5 प्लस 1.5। मैंने कुछ नहीं किया, x सिर्फ बाहर कॉमन निकाल दिया है, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी करके, ठीक है। आप यहाँ पे 8.5x और 1.5x भी लिख सकते थे, पर बाहर लिख दिया मैंने। अब 4.3 में से 2.7 जाएंगे तो 13 में 7 जाएंगे 6, 1.6 बचेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.6 और 4.3 प्लस 2.7 7 हो जाएगा, 7.0 यानी सिर्फ 7 लिख रहा हूँ। 8.5 में से 1.5 जाएगा तो 7x और 8.5 प्लस 1.5 10x हो जाएगा, ठीक है। 7 कैंसिल हो जाएंगे, 1.6 को हम 16/10 लिख सकते, और ये जो 10 है वो डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू x, ठीक है, x स्क्वायर है, सॉरी, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो मुझे x कितना मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये स्क्वायर है इसलिए 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10 इंटू 10 100 का 10 हो जाएगा, यानी x मुझे क्या मिल जाएगा 0.4। x मुझे कितना मिला 0.4। मेरी टोटल लेंथ पूछी है अभी कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB। टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 7x और 10x में डिवाइडेड, टोटल लेंथ कितनी है 17x। तो टोटल लेंथ 7 इंटू एक्स कितना आया 0.4, 17 4 ज़ा 68, 6.8 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल ए एंड बी इज 128 एंड 22 विच बी ग्रेटर देन ए। इसको अच्छे से देखना, ये कंडीशन केयरफुली कि एंगल बी जो है वो ए से ग्रेटर देन है। फाइंड द बिगेस्ट साइड। तो देखो दोनों का सम हमें दिया हुआ है, एंगल बी प्लस एंगल ए कितना दिया हुआ है 128। दोनों का डिफरेंस भी मुझे दिया हुआ है, एंगल बी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 22। अब मैंने ये बी आगे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन कि बी जो है वो ए से बड़ा है, इसलिए वो यहाँ पे आगे आएगा। तो बस अब इसे हम इन दोनों को सॉल्व कर देते, तो बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2 एंगल बी, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, 128 प्लस 22 150 हो जाएंगे, तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 150। तो एंगल बी हो जाएगा 75 और एंगल ए हो जाएगा 75 माइनस 22, तो एंगल ए हो जाएगा 3, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, एंगल ए 53 हो जाएगा और बी 75 हुआ। अब हमें क्या पूछा है कि कौन सी बिगेस्ट साइड होगी। ओके, तो हमें सी भी उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, जो एंगल बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी। ए कितना है 53, मैं ए बी सी यहाँ पे ले लेता हूँ। सी कितना है 75। अब हम देख लेते तीसरी साइड, 180 में से माइनस कर देते दोनों का एडिशन, ठीक है। यहाँ पे दिया 128 दिया ही था, 180 में से हम माइनस कर देते 2, 17 में से 52, ये कितना आएगा 52। तो बिगेस्ट एंगल कौन सा है 75, उसकी अपोजिट साइड सबसे ग्रेटर देन होगी, तो बी के अपोजिट है AC, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। जो जितना एंगल बड़ा होता है सामने वाली साइड उतनी बड़ी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABD कॉन्ग्रुएंट ACD, AB is equal to AC, BD is equal to CD, by which criteria are the triangles are congruent? कौन से क्राइटेरिया से होगा। तो देखो ऑलरेडी हमें AB और AC दिए हुए हैं, BD और CD दिया हुआ है, SS तो हो ही गए। अब तीसरा AD क्या है, कॉमन है दोनों में, तो हमारा आंसर होगा SS क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द कार्टेशियन प्लेन PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है उसका, उसको। ठीक है, तो P की जगह हम वही ऑप्शन लेकर चेक कर सकते हैं। ए की जगह पे ए ऑप्शन रखते हैं, P की जगह पे ये वाला जो है 5-1 करके। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जो राइट ट्राइंगल है उस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होता है, तो हम डिस्टेंस निकाल देते हैं PR का।
तो पी आर का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, -5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर। आपको डिस्टेंस फार्मूला इसके लिए आना चाहिए, जो कि 9th में नहीं होता है पर क्लास के 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट है। तो आपको एक्स्ट्रा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर 0 का स्क्वायर 1 - 3 है जो -2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 आया। पी आर स्क्वायर कितना आया 4। फिर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर। तो ये जो पी क्यू है वो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब हम पी आर क्यू आर निकाल देते हैं, क्यू आर हमें सब में सेम ही रहेगा तो एक ही बार हम निकालेंगे, -2 + 5 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर, 9 + 4 13, जो कि ये सेटिस्फाई करता है। देखो क्यू आर स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस है, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो 13 = 9 + 4, ये सेटिस्फाई करता है। तो हमारा आप आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर आप बी लेके करोगे तो इसमें ये इक्वल कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, ये 13 = 9 + 4 आया, वो कहीं कुछ और आएगा, कोई भी नंबर आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, अगर आपने ना पढ़ा हो तो मैं सिर्फ एक बार बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, P of x1 y1 Q of x2 y2। किसी भी कोऑर्डिनेट के दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसे निकालते हैं हम, PQ = PQ स्क्वायर = x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर, जो 10th में कॉन्सेप्ट है इसका। इसके ऊपर से मैंने ये सारी कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, 1/1 + √2, 1/√2 + √3, 1/√3 + √4 प्लस 1/√15 + √16। अब इसको अच्छे से समझना, हर एक स्टेप को 1 + √2 दिया हुआ है। देखो इसे मैं अगर सॉल्व करूँ रेशनलाइजेशन की मदद से, तो 1 - √2 1 - √2, तो ये क्या होगा, ऊपर 1 - √2, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √2 का 2 हो जाएगा। नीचे क्या आया, -1, तो अगर इसे मैं लिखूँ तो ये √2 - 1 आएगा। सिमिलर पैटर्न पे अगर √2 + √3 को मैं सॉल्व करूँ, √2 - √3 रेशनलाइजेशन के हेल्प से, तो √2 - √3 ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अगेन नीचे क्या आया, -1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 - √2। तो देखो ये पैटर्न ऑब्जर्व करो, 1 + √2 क्या आया है, √2 - 1, √2 + √3 का क्या आया, √3 - √2, तो √3 + √4 का क्या आएगा, √4 - √3 आएगा, उल्टा चल रहा है। तो इसी पैटर्न को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरे को, तो √2 - 1 प्लस √3 - √2 आएगा, ये दूसरे स्टेप का। थर्ड स्टेप का क्या आएगा, √4 - √3, एक स्टेप मैं ज़्यादा लिख देता हूँ, यहाँ पे दिया नहीं है फिर भी। ठीक है, √5 - √4 प्लस, अब मैं लास्ट की स्टेप की तरफ जाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, प्लस देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √16 - √15। अगर इसका अगला वाला मैं स्टेप देखूँ, ठीक है, इसके वाला, तो ये होगा कुछ ऐसा, √15 - √14। इसकी ज़रूरत बाद में हमें पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख के रखा है। तो देखो अब इसे देखो, ऑब्जर्व करो, ये √2 यहाँ से कट हो जाएगा, √3 यहाँ से कट हो जाएगा, √4 यहाँ से कट हो जाएगा, √5 कहीं ना कहीं से कट हो जाएगा। अब ये लास्ट स्टेप आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये जो 15 है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से कट हो जाएगा, 14 है वो इसके आगे वाले स्टेप में से कहीं से कट होगा, पर कौन कट नहीं हो रहा है, 16, √16, और यहाँ पे कौन कट नहीं हो रहा है, -1। √16 कट होता अगर हमें यहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा देते ना, √16 + √17, तो आगे एक ऐसा स्टेप बनता, √17 - √16, तब जाके 16 कट हो जाता, पर हमें नहीं दिया, यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो मेरे पास बचे कौन से टर्म, दो ही टर्म बचे, एक -1 प्लस √16। तो -1, √16 हमें पता है क्या है, 4 है, तो 4 - 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ p = 2 - a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ + 6ab + p³ - 8। तो p = जो 2 - a दिया हुआ है, ठीक है,
वो हम यहाँ पे रख देते। तो ए क्यूब प्लस 6a, p की वैल्यू है 2 माइनस ए प्लस 2 माइनस ए का क्यूब माइनस 8, हम इसमें रख देते और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो ए क्यूब प्लस 6 2 ज़ा 12 है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस 6 स्क्वायर। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, वो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, माइनस 8 ए क्यूब प्लस 12a माइनस 6 स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, a का क्यूब 8, ए क्यूब ही होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो माइनस 12a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 8, अब जो होता है उसे हम कट कर देते हैं, 12 कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है। ए प्लस सी हमें कितना दिया है? 140 दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस सी का एडिशन 140 दिया हुआ है और ए इज टू सी के एंगल 1:3 दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 1x लूँ और इसको 3x लूँ, दोनों का एडिशन 140 दिया हुआ है, तो 4x के बराबर अगर 140 आया तो x कितना आएगा? 140/4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 35, यानी कि a जो एंगल है वो 35 होगा, c जो एंगल 35 3 ज़ा 105 होगा। उसके बाद हमें b और d के रेशियो लिए, तो b एंगल को मैं 5y बोल देता हूँ और d वाले एंगल को 6y। अब हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन 360 होता है, तो हम कर देते हैं 6y प्लस 5y प्लस इन दोनों का एडिशन ऑलरेडी दिया है 140 इज इक्वल टू 360, 6 प्लस 5y 11y हो जाएंगे, 360 माइनस 140 220, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 20। ठीक है, 11 जो इसके डिवाइड में जाएंगे तो 20 आ जाएगा, y 20 आया तो b हो जाएगा 100 और ये 26 है 120, मिल गए सारे एंगल, 35 100 105 120। ऑप्शन ए। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60 मीटर, its sides are in ratio 5:12:13. Find the length of altitude of triangle corresponding to the longest side. देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना कि पेरीमीटर दिया है तो हम सबसे पहले सारे साइड फाइंड कर लेते हैं। तो हम वेरिएबल लगा देते हैं तीनों को, 5x प्लस 12x सेकंड साइड और ये 13x इज इक्वल टू कितना होगा? 60। इन तीनों का अगर हम एडिशन करें तो ये क्या हो जाएगा? 30x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 2। तो पहली जो है वो कितनी मिल जाएगी? 10 मीटर, सेकंड साइड 12 2 ज़ा 24 और ये 30 2 ज़ा 26 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा है आगे जाके कि 24 26 और 10 मीटर दिया है, तो ये जो है लॉन्गेस्ट साइड हमें फाइंड करनी है। तो देखो अब यहाँ से आपको लॉन्गेस्ट साइड निकालने के लिए हमें पहले एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 साइड हो गई। अब आप हेरॉन फार्मूला पढ़े हो, ठीक है, तो हेरॉन फार्मूले से आप अप्लाई कर सकते हो, एरिया फाइंड करो, उसके बाद बेस इनटू हाइट का फार्मूला लगा सकते हो। पर उससे अच्छा अगर देखो कि ये जो है वो क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई होता है इसके ऊपर। जो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर वो सेटिस्फाई करता है यहाँ पे तो हमारा काम हो जाएगा इजीली। देखो कैसे कि मान लो ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, तो 26 है वो लॉन्गर साइड होगी और ये 10 और 24 हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है वो सेटिस्फाई करता है। 26 का स्क्वायर होगा 676, 25 का स्क्वायर होगा 576, 10 का 100। तो देखो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं एडिशन होके। तो अब हमें कहा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, यानी यहाँ से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? ये जो 26 साइड है, ABC नाम दे देता हूँ। तो AC जो है वो लॉन्गेस्ट है, तो उसके ऊपर एल्टीट्यूड यहाँ पे BD लिया है मैंने, तो BD की हाइट फाइंड करनी है, ठीक, BD की लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं इस ट्राइंगल के एरिया को 2 तरीके से लिखता हूँ, तो इसे अच्छे से समझना। मैं इसे यहाँ से फिर से रीराइट करता हूँ ताकि आपको पता चले अच्छे से। 10 24 और 26 मैं सिर्फ इसका एरिया निकालता हूँ, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2
बेस में 24 लेता हूँ और हाइट कौन सी ली मैंने 10 ली यहाँ पे क्योंकि ये 90 है। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। तो कितना आया एरिया 120 मीटर स्क्वायर। अब इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, ए बी सी, पर इस बार मैं बी डी के साथ लिखता हूँ। तो बी डी भी तो हमें यहाँ पे क्या कहा है, एल्टीट्यूड का है, और ये क्या है, बेस ए सी है। ठीक है, तो मैं इसी ट्राइंगल को फिर से लिखता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। बट इस बार मैं बेस कौन सा लूँगा, ए सी, जो कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। ए सी कितना है 26 था, और हाइट एल्टीट्यूड जो है वो मैं बी डी लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 213। ठीक है, 13 हो गया। तो ये जो दो एरिया है दोनों को मैं इक्वलाइज कर देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी 2 बार लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या है, एक बार 13 इंटू बी डी है इज इक्वल टू, दूसरा मेरे पास एरिया कितना आ गया 120 स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 13। इसे हम डिवाइड कर लेते क्योंकि हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है। 13 9 ज़ा 1173, तो रिमाइंडर ऊपर रहेगा यहाँ पे ये 13। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक ही ट्राइंगल के एरिया को दो बार इक्वल बताया। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, 2r प्लस 3t इज इक्वल टू 18, 2r माइनस 3t इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ r प्लस t इज इक्वल टू 1। तो हम r और t की वैल्यू निकाल देते। 2r प्लस 3t, 2r माइनस 3t, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 18 और 6। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते। 2r प्लस 2r क्या हो जाएगा 4r, 3t माइनस 3t क्या हो जाएगा 0, 18 प्लस 6 24। तो r इज इक्वल टू 24/4, r की वैल्यू हो जाएगी 6। अब वो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते तो t मिल जाएगा हमें। पहले इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ 18, 2 6 12 हो जाएगा। तो 18 माइनस 12 ये 6 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 6/3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो r 6 था, t 2, r प्लस t क्या हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए बी सी ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 60, तो कौन सा ऑर्डर यहाँ पे सही होगा। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल देख लेते हैं, ए बी और सी। ए कितना है 50, बी है 60, 60 और 50 अगर 110 होंगे तो सी डेफिनेटली क्या होगा 70। अब ये किस तरह से हम लिखते, जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड अपोजिट बड़ी होती है। तो 70 वाले के सामने कौन है, ए बी, ए बी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद उसके छोटा कौन है 60, उससे छोटी कौन सी होगी ए सी, और लास्ट में बची जो ए बी, ए सी चला गया बी सी लास्ट में। देख लो ये ऑर्डर, ए बी सबसे बड़ा कहाँ है, यहाँ पे है सिर्फ। ठीक है, ए बी यहाँ पे सबसे ग्रेटर देन यहीं पे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ओ यहाँ पे सेंटर है। अब जरा इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना, ओ क्यू और ओ आर ये दोनों ही रेडियस है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक स्टेटमेंट आती है हमारी कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसके सामने अगर 30 है तो ये वाले के सामने क्या होगा, ये भी क्या होगा 30। सिंपल क्वेश्चन है ये। सिमिलरली ओ पी और ओ क्यू जो सेम है, तो अगर ओ क्यू के सामने 25 है तो ओ पी के सामने भी कौन सा होना चाहिए 25। तो ये वाला पूरा एंगल हमें कितना मिला 30 प्लस 25 कितना मिल जाएगा 55। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये पूरा एंगल कितना मिल गया 55। क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व ही हो गया यहीं पे। ये क्या है एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं, जो सर्कल में होता है और उसके चारों जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है। 55 है, ये x है, तो 55 प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो ये क्या हो जाएगा 125। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which ABC is equal to 90, ACD is equal to 90, BC is equal to 24, AC is equal to 25 and AD is equal to 313। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है ये जो पूरा पेपर है उसमें। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि स्क्वायर निकालने आता है इसमें, इसलिए ABCD। तो देखो ये कैसे होता है, ABC मुझे 90 दिया है और ACD 90 दिया है, यानी कि ये वाला एंगल 90 दिया हुआ है।
ये भी 90 है। अब और चीज़ें देखते हैं। बी सी इक्वल 24 दिया है, ए सी जो है वो 25 है, और ए डी जो है वो 313 है। अब देखो यहाँ पे ये 90 है तो ये ऑफकोर्स हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा जो मिल जाएगा। तो वो हम ए बी फाइंड कर लेते पहले। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से ये बी सी का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। मैं ए बी फाइंड कर रहा हूँ। 25 का स्क्वायर 625, और ये क्या है 570 624 का। 15 में से 6 जाएंगे तो ये 9 होंगे, और ये 49। तो ए बी मुझे मिल गया, कितना मिल गया 7 मिल गया। उसी तरह से ये जो 7 मिल गया, उसी तरह से मुझे ये फाइंड करना है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है। तो मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, फिर ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, दोनों ही ट्राइंगल का एरिया प्लस कर दूंगा, जो मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेटल मिल जाए। अब देखो मैं सी डी का स्क्वायर फाइंड करूंगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 90 यहाँ पे, ठीक है, तो उसका हाइपोटेनियस 313 होगा। तो मुझे डी सी फाइंड करना है, तो 313 के स्क्वायर में से मुझे जो 25 का स्क्वायर है वो माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो 313 का स्क्वायर होगा 97969। डेफिनेटली ये कैलकुलेशन करने में टाइम जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी था। और 25 में से 625, और ये सी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 969 में से अगर मैं 625 निकालूँ तो मेरे पास होगा 97344। ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये पूरा कैलकुलेशन करने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो खामखा 7-8 मिनट लंबी हो जाएगी। अब ये इसी का ही 97344 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 312। 312 इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पे 312 होगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जिसका स्क्वायर करना है फिर वापस उसका स्क्वायर रूट निकालना, इसी में ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये 312 आ गया। अब आपको कैसे निकालना है, तो ये जो है ए बी सी, उसका 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल दो। बेस 24 ले लो, हाइट 7 ले लो, तो ये 12 7 जा 84 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे ये 90 है, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल को अगर मैं बाहर निकालूँ ऐसे खींच के, तो समझ में आएगा ए सी और डी यहाँ पे। तो सी जो है वो 90 पे है, ए सी है वो 25 है, सी डी हम लेके आए 312, और ए डी हमारे पास था 313। ये ऐसा दिखता है, भले यहाँ पे अंदर है इस तरह से, ये 90 है इसलिए। तो इसको अलग से देखना हो तो ऐसे आप देख सकते हो। अब इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट निकालो, ठीक है। तो इसे हम करेंगे 15 2 जा 156 इंटू 25। तो ये क्या आएगा 3900, और वो आता 84। दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया मिल जाएगा 3984 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। विच फिगर इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट O00 ओरिजिन B16 0 एंड 16 12 ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है। आप अगर ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, दूसरा 16 0 है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट पे ही होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट 16 है पर वाई 12 है, ठीक है। ये कोई ऐसी फिगर बनेगी, ठीक है। अब आपको भाई राइट ट्राइंगल है या नहीं वो चेक करना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस निकलेगा 16, 0 - 16 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। फिर यहाँ पे 0 - 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 400, और 400 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये पूरी लाइन मिल जाएगी 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 12 हो जाएगा। तो देखो 12 का स्क्वायर 144, 16 का 256 इज इक्वल टू 400। तो ये राइट ट्राइंगल सेटिस्फाई करता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसका आंसर होगा 23, ऑप्शन सी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला है उसकी मदद से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इफ AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, व्हाट इज द ABCD। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन दिए उन सब में आपको कंफ्यूजन होगा। सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट कहा है, सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट किस में होता है, तो बाइसेक्ट सिर्फ एक ही फिगर में होता है। सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम। इसमें बाइसेक्ट होता है, डायगोनल इक्वल भी होता है और 90 पे इंटरसेक्ट भी करता है।
इसमें बाइसेक्ट होते रेक्टेंगल और इक्वल होते, पर 90 पे इंटरसेक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, नहीं होते। और रोम्बस में यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ बाइसेक्ट ईच अदर एक ही फिगर में है कंडीशन, वो है पैरेललोग्राम। इन सब में बाइसेक्ट तो है ही, पर एक्स्ट्रा कंडीशन भी है, तो इसलिए सिर्फ बाइसेक्ट वाला ऑप्शन था, तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी kgs ऑफ tea ₹50 per kg should sell mixed with 35 kg of tea costing 60 per kg, so tell mixture at sell at 57 per kg without gaining or losing anything in the transaction। देखो यहीं पे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा कि विदाउट गेनिंग और लूजिंग, यानी कि प्रॉफिट और लॉस ना हो। ऐसा कब होता है, इस चीज़ को समझना। प्रॉफिट होता ही कब है, तो सेलिंग प्राइस जब सीपी से ज़्यादा हो तभी होता है, या सेलिंग प्राइस से सीपी से कम हो तो लॉस होता है, ये प्रॉफिट होता है। अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनको प्रॉफिट और लॉस चाहिए ही नहीं, इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी चाहिए ना, तभी तो उनका एसपी माइनस सीपी 0 होगा, तो ना ही प्रॉफिट होगा और ना इधर लॉस होगा। तो अब हम एसपी इज इक्वल टू सीपी, हमें सिर्फ इतना दिखाना है, तो हम पहले सीपी निकालते हैं, ठीक है। सीपी यानी कि जब वो खरीद के लाए होंगे सेल करने से पहले। तो देखो उन्होंने कितने केजी खरीदा था वो नहीं पता है, तो हम वो सपोज कर लेते हैं एक्स केजी है, ठीक है। और वो कितने रुपए में उन्होंने खरीदा था, 50 पर केजी, तो टोटल प्राइस कितनी होगी 50x, ठीक है। अब उन्होंने दूसरे बैगिस खरीदे थे टी के कि 35 केजी दूसरा भी खरीदा था, पर वो कितने रुपए का था, 60 का, ठीक है। यहाँ पे 50 रुपीज़ का था, कितने केजी थे वो हमें नहीं पता है, एक्स है, ठीक है। तो टोटल सीपी मेरी कितनी हो गई 50x प्लस 35 इंटू 60, ये टोटल इतना वो उन्होंने खरीदा था कॉस्ट प्राइस पे। अब वही वो सेल कर रहे हैं, तो एसपी हम फाइंड कर रहे हैं, तो एसपी क्या है, तो दोनों का मिक्सचर कर दिया है। तो दोनों का मिक्सचर यानी कि वो कितनी लाए थे, एक तो ये कितनी केजी लाए थे वो हमें नहीं पता है, तो वो कितनी हमने मानी है एक्स। दूसरे वो कितनी लाए थे 35 केजी लाए थे। अब दोनों को मिला के वो कितने रुपए में बेच रहे हैं 57, ठीक है। तो ये सीपी है और ये एसपी हो गया आपकी, बस दोनों को इक्वल करा देते। तो एसपी तो हमें मिल ही गई है, यहाँ से मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और सीपी हम यहाँ से लेके आए 50x प्लस 35 इंटू 60। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, 57x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 इंटू 57 इज इक्वल टू 50x प्लस 35 इंटू 60। एक्स वाले स्टेप सारे एक तरफ ले लेते, 35 इंटू 60 माइनस 35 इंटू 57, 57 में 50 जाएंगे 7x, 35 को कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा 60 माइनस 57, तो 35 इंटू 3 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 5 जा, x इज इक्वल टू 5 3 जा, कितना हो जाएगा 15 kg। तो इसमें आंसर क्या होगा 50 kg। आपको ये कॉन्सेप्ट उसके पता होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के, एस पी इज इक्वल टू सी पी ही क्यों हुआ, क्योंकि नाइदर प्रॉफिट चाहिए था और नीदर लॉस चाहिए था, इसलिए। तो आई थिंक यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन फिनिश हो जाते। अब ये आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए और देखा है कि उसमें से कौन से सफिशिएंट है आंसर के लिए। स्टेटमेंट 1 देखो कि मई में अरुण का बर्थडे कब आता है, तो अरुण्स मदर करेक्टली रिमेंबर दैट अरुण्स बर्थडे बिफोर 14 एंड आफ्टर 12th। बिफोर 14 और आफ्टर 12th में तो कितने, एक ही तो डेट आती है, तो इससे आंसर मिल जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अरुण्स ब्रदर करेक्टली रिमेंबर दैट अरुण्स बर्थडे वॉज आफ्टर 10th बट बिफोर 15। तो इसके बीच में तो कितनी 11 12 13 और 14 आई, इसमें से कोई भी हो सकता है, तो इससे करेक्ट आंसर नहीं मिलता है, ओनली ऑप्शन स्टेटमेंट 1 से मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 57 देखो, अ ग्रुप ऑफ पीपल गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर, they requested to be seated at the same table. The restaurant has only a rectangular table that can be joined end to end form along a large table. Study the figure below. Okay, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, हालांकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, पर ये जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो 10th में 5th चैप्टर में आता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो मैं पहले वो तरीके से सिखाता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो देख लो पहले, फिर वो कॉन्सेप्ट कैसे बना वो भी हम समझेंगे।
देखो एक टेबल है, उसके ऊपर कितने इंसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, 6 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर। यहाँ पे 2 टेबल है, उसमें 2 और 2 4, 6 8 9 और 10, दूसरे टेबल पे 10। अगर यहाँ पे ऐसे ही 3 टेबल होते तो यहाँ पे ये तो देखो 2 4 6, ये नीचे 12 13 और 14, ये कितने होंगे 14। उसी तरह से 4 का करोगे ना तो 18 आएंगे। वैसे कितने पीपल बैठने चाहिए थे यहाँ पे, टोटल उनको कितने चाहिए, 198 पीपल चाहिए। ठीक है, तो ये 10th में 5th चैप्टर आता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके हिसाब से ये एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है ये। तो इसके हिसाब से अगर देखें, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसमें a इज इक्वल टू 6। फिर d क्या होता है, डिफरेंस होता है, 10 में से 6 जाएंगे तो ऐसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालते हैं 4। और n हमें फाइंड करना है, यानी कि कितने टेबल है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। और an दिया हुआ है, जिसे हम लास्ट जो टोटल पीपल जो बैठने वाले हैं उसे इस तरह से बोलते हैं। तो उनका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमें कितना दिया है 198, a इज इक्वल टू 6, n माइनस 1 d हमें दिया है 4। तो 198 में 6 जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 4, ये 192 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा जो मल्टीप्लाई में है, और ये 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 48 होगा, माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा तो 49 आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। पर ये मेथड उन्हीं को समझ में आएगा जो बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, मोस्टली 10th के बच्चों को समझ में आता है। तो अगर आप इसे किस तरह से समझते हो, अगर आपने इसे कभी नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को अच्छे से देखो कैसे हम लिख सकते हैं। अब देखो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, आपको ये रीजनिंग की तरह हम समझते हैं। 6 10 14, ये तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये मैंने सीक्वेंस कैसे लिखे थे, ठीक है, 6 10 14 और 18। अब देखो ये 6 को हम कैसे लिखते हैं, ये यही कॉन्सेप्ट है जो आपको 5th चैप्टर की तरफ ले जाएगा, बट इसे समझना अच्छे से ज़रूरी है। 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 4 लिख सकते हो, ठीक है, 1 टेबल था इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। अब 10 को इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, 2 + 4 और 2 इस तरह से लिखा हुआ है। 14 को उन्होंने कैसे लिखा है, 2 + 4 × 3 लिखा हुआ है। 18 को ये कैसे लिखते हैं, 2 + 4 × 4। ये पैटर्न इस तरह से एक पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब तो कहाँ तक चलेगा, तो मुझे 198 पीपल चाहिए, वहाँ तक चलेगा। तो अगर आप इस सबको चेक करोगे, इसमें 2 और 4 कभी चेंज नहीं हो रहे। चेंज कौन हो रहा है, यहाँ पे ये जो बॉक्स में नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसे करते करते मैं कंटिन्यू जाऊँगा, कब तक जाऊँगा मैं कंटिन्यू, जब तक 198 पीपल वहाँ पे बैठ नहीं जाते तब तक। तो 2 + 4, और यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने पीपल बैठने वाले, तो उसमें मैं n ले लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी कितने टेबल रखने वाले, तो n। तो इसका मतलब 198 इज इक्वल टू 2 + 4n होगा। 198 में से 2 जाएंगे तो इस तरह से, सॉरी 4n, 198 में से 2 जाए 196, तो 196 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 4 ज़ा 16 और 4 9 ज़ा 36। तो ऐसे भी हमारा आंसर ऑप्शन बी 49 ही आएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का मेथड है, ठीक है। हालांकि यही कॉन्सेप्ट a + n - 1 d करके 5th चैप्टर में हम शुरुआत में सिखाते हैं 10th वाले बच्चों को, ठीक है। पर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ सकते हो कि ये इस तरह से रीजनिंग में लिखा हुआ है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग आंसर एंड ट्राइंगल्स। ओके, ट्राइंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सिंगर्स को, ठीक है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को, और ये सिंगर ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्कल जॉइंट फैमिली को। अब हमें क्या चाहिए कि डॉक्टर्स चाहिए सबसे पहले, तो रेक्टेंगल वाले पे फोकस करते हैं। हु डू नॉट लिव ऑन जॉइंट फैमिली, तो जो सर्कल के अंदर नहीं आने चाहिए। तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचे, क्यू नहीं आएगा, रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, बी और एल, और वो भी ऐसे चाहिए कि सिंगर होने चाहिए। तो ट्राइंगल में भी आते हो और रेक्टेंगल में आते हो, ऐसा देखिए बी। आंसर होगा ऑप्शन ए। 59 देखो, रीड द बोथ स्टेटमेंट इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। एक कॉज है और एक इफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड 10 स्टूडेंट टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडे। स्कूल अथॉरिटी ने बताया कि 10th वाले बच्चों के लिए संडे को स्पेशल क्लास है। स्टेटमेंट 2 देखो, द पेरेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट्स विथड्रॉ देयर वर्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशन कंडक्टेड ऑन संडे। यानी 10th वाले स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने
उस दिन छुट्टी दे दी है उन बच्चों को जो प्राइवेट ट्यूशन में जाते थे कि वो ट्यूशन में नहीं जाना है, स्कूल में जाना है। तो क्यों उन्होंने यहाँ पे विद्रॉ किया, क्यों उन्होंने उनके बच्चों को कहा कि स्कूल में जाओ, तो इसकी वजह से उन्होंने उनको बुलाया था। यानी ये जो है वो कॉज है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है वो कॉज है और ये इफेक्ट उसका क्या है, स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट है, ठीक है। ये इफेक्ट हुई कि उन्होंने संडे को क्लास रखने को कहा तो पेरेंट्स ने बच्चों को ट्यूशन ना जाते हुए स्कूल में भेजा उस दिन। स्टेटमेंट 1 कॉज था और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अमर अकबर एंथनी ईच लाइक डिफरेंट स्पोर्ट लाइक टेनिस, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेनिस, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है। ईच डिफरेंट है, ठीक है। ईच का मतलब होता है हर एक को अलग अलग एक एक ही स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है। अमर डज नॉट लाइक टेनिस और बास्केट, उसे टेनिस और बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो ऑफकोर्स अमर को क्या पसंद होगा, फुटबॉल पसंद होगा। एंथनी डज नॉट लाइक टेनिस, ठीक है। तो एंथनी है, उसको टेनिस नहीं पसंद है, तो यानी एंथनी को या तो बास्केटबॉल पसंद होगा या तो फुटबॉल। पर यहाँ पे कहा है कि ईच डिफरेंट लाइक, तो दो बच्चों को अलग अलग एक ही स्पोर्ट नहीं पसंद हो सकता, ईच डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें तो अमर आ गया था फुटबॉल में, यानी एंथनी को कौन सा चाहिए होगा, एंथनी को बास्केटबॉल। तीसरा बचा अकबर, उसको हम टेनिस में दे देंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट लाइक बाय अकबर, तो वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, टेनिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो 30 क्वेश्चन थे वो फिनिश होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या कोई भी किसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और मुझसे भी कोई बाय मिस्टेक हुई हो किसी क्वेश्चन में तो भी आप बता सकते हो, तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट होके मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।